नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जो ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है गोल्ड एमसीएक्स में, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले सेशन में आने वाले जो सेशन वीक आने वाले हैं उसमें कौन से वो लेवल्स हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था फ्राइडे का, उसमें हमने देखा कि मार्केट ने एक स्मॉल गैप अप ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत करी थी, जिसमें जो कैंडल का ये एक हाई और लो प्राइस टच हो गया था मार्केट ओपन होते ही। उसके बाद मार्केट ने एक इस रेंज को होल्ड करके रखा। मार्केट ऊपर गया, ऊपर में एक जगह रेजिस्टेंस था जिसकी हम बात कर रहे थे 47,350। मार्केट ने ना इसे टच करा ना इसे ब्रेक करा, एक इसका हाई टच हुआ 47,270 और फिर मार्केट ने थोड़ा सी करेक्शन दिखा के इसी रेंज को होल्ड करके रखा। दोस्तों, ये ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर हमें कोई ऐसी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली और गोल्ड यूएसडी वो 1797 पॉइंट कुछ का एक हाई लगा के वहाँ से एक करेक्शन दिखा गया। सबसे बड़ा रीज़न एक ही रहा था। जब हम डिस्कस कर रहे थे इस वीडियो में तो एक पैरामीटर को हमने और डिस्कस किया था कि यूएसडी आईएनआर, कि उसमें अगर एक करेक्शन कंटिन्यू रहती है तो ये चांसेस बन सकते हैं कि वो गोल्ड तो 1800 के आसपास मतलब तक आ सकता है। पर यहाँ पर ज़रूर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक सेलिंग प्रेशर जो है कंटिन्यू रहे और उसका रीज़न यूएसडी आईएनआर ही होगा। तो बिल्कुल वही हुआ। मार्केट ने यहाँ से फिर एक इवनिंग सेशन में एक सेलिंग दिखाई, प्राइसेस नीचे और नीचे, थोड़ी सी रिकवरी पर सस्टेन नहीं कर पाए ऊपर, फिर और नीचे, और मार्केट ने यहीं कहीं अपने आप को क्लोज कर दिया। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा 46,800। गोल्ड के प्राइसेस जो अभी थोड़े टाइम पहले 49,000 के अराउंड ट्रेड कर रहे थे, बहुत टाइम इसने उसके 49,000 के ऊपर भी सस्टेन करने की कोशिश करी, पर आज हम देख रहे हैं 47,000 के नीचे मार्केट अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो इसने अपनी वीकली क्लोजिंग दी है वो 47,000 के नीचे दी है। आगे का क्या ट्रेंड है, क्या आउटलुक है आगे का, उसके लिए अभी हम बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रिक्ट रेंज थी जिसे मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था ऊपर या नीचे में। एफओएमसी का नेक्स्ट डे मार्केट ने एक मेजर गैप डाउन ओपनिंग के बाद अपने इस डाउन साइड को कंटिन्यू रखा। ये क्रैश था, प्राइसेस यहाँ पर आए। नेक्स्ट डे फिर मार्केट ने इसी सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू रखा। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 46,800। और थोड़ा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में थोड़ी सी डाउन साइड, एक कंसोलिडेशन। देखिए, जब तक ये टाइम पीरियड चल रहा था, एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि एफओएमसी मीटिंग पे मेरा जो व्यू है वो मैं हमेशा ये आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि साल में 8 बार इसके इंटरेस्ट रेट को लेकर एक डिसीज़न लिया जाता है कि क्या आगे उन्होंने रिवाइज़ करने या नहीं करने, या फिर और आगे के लिए वो इसी प्राइस को कांस्टेंट रखने वाले हैं, कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करेंगे उसमें। तो उस चीज़ को लेकर मार्केट पे जो इम्पैक्ट पड़ता है ख़ास तौर से गोल्ड पे, वो बहुत मेजर पड़ता है। मैं किसी डेटा को इतना सीरियसली नहीं लेता जितना मैं इसे एफओएमसी को लेता हूँ। तो इससे पहले हमेशा मेरी ये रिकमेंडेशन रहती है कि अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो, और या फिर अगर आपने कोई बाइंग की पोजीशन या सेलिंग की पोजीशन जो भी आपने कैरी ओवर करनी है तो काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी एक स्ट्रैटेजी के तहत आप उसे अगर आगे फॉरवर्ड करते हैं तो थोड़ा सा एक वाइज डिसीजन रहता है। अदरवाइज़ मार्केट में रिस्क आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फ्यूचर मार्केट है, मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग होती है। आप थोड़ा सा भी 1% भी गोल्ड का ऊपर या नीचे होना आपकी कैपिटल पे बहुत बड़ा असर करता है, और ख़ास तौर से तब जब आप ओवर लीवरेज होकर काम कर रहे हो। और डब्बा ट्रेडर तो मतलब कितनी भी लिमिट है वो आपको दे देते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए एक रिस्क का कारण बनती है, जिससे आप ये सोचते हो कि मैं तो 50 लॉट में ट्रेड कर सकता हूँ। देखिए, 50 लॉट में आप ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई नाम की बात नहीं है। नाम की बात ये है कि आप कितना सही तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं। प्राइसेस नीचे और बिल्कुल नीचे इसने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करी 46,800। एक ब्रेकडाउन
गोल्ड में तो हमने देखा ही देखा है, यहाँ पर एक प्राइस था जिसकी तब तक हम बात करते थे 48,000 की। ये इससे भी थोड़ा ऊपर का प्राइस हमने डिस्कस कर रखा था उस टाइम 48,020। ये एक मेजर सपोर्ट प्राइस था कि इसके ऊपर जब तक मार्केट है चांसेस ये बन सकते हैं कि प्राइसेस एक सपोर्ट लेकर वापस रिकवरी दिखा रहा है। ओपनिंग ही इसके नीचे हुई। और सिल्वर में जो हमने देखा, सिल्वर में भी एक मेजर ब्रेकडाउन लेवल था, उसके नीचे मार्केट की ओपनिंग हुई। ये चीज़ मैं आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वीकली बेसिस पे हम अभी थोड़ा इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और ये देखिए वीकली जो डिस्कशन होता है एक चार्ट पे जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसी मार्केट की अपसाइड या डाउनसाइड को लेकर। और मार्केट जो वीकली क्लोजिंग दिखाता है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है आने वाले टाइम को लेके। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ अगर हम देखें, देखिए दोस्तों एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करता था कि क्रूड ऑयल में हम जिस तरीके का ये की एक स्ट्रेंथ देख रहे हैं उसमें उस दिन तो सेलिंग प्रेशर बिल्कुल था जिस दिन गोल्ड और सिल्वर, मतलब मैं थर्सडे की बात कर रहा हूँ, जिस दिन गोल्ड और सिल्वर में एक करेक्शन बनी हुई थी। पर क्रूड ऑयल में मैं अभी भी यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि उसमें कोई मेजर डाउनसाइड के साइन अभी तक नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका भी वीडियो बनाऊँ, पर अगर मैं नहीं बना पाता तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल में अभी कोई मेजर डाउनफॉल जैसा कोई सिचुएशन नहीं लग रही है। यहाँ पर अगर हम देखें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, सॉरी, ये प्राइसेस ऊपर और ऊपर स्टेप बाय स्टेप एक अपवर्ड ट्रेंड, यहाँ कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन मार्केट का काफ़ी टाइम तक रहा, ये एक बॉक्स हम समझ सकते हैं। ये देखिए 17 मई से लेकर 17 या 16 या 15 जो भी तारीख थी, 15 तारीख थी शायद, तो लगभग 1 महीने तक मार्केट ने इस रेंज को होल्ड करके रखा। इसके ऊपर प्राइसेस बार बार आते गए, यहाँ से एक अप ट्रेंड, यहाँ से एक, यहाँ से। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर आप बारीकी से इस चीज़ को समझ पाएंगे। देखिए ये 2 अप ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। शायद आपको ध्यान होगा कि ये मार्केट ने एकदम से एक जंप दिखाया था, ये 2 बार ही ऐसा हुआ था उस हफ्ते। ये देखिए जब तक मार्केट में कोई एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ऐसे स्पाइक आपको हर सपोर्ट पे देखने को मिल सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हमेशा रहती है। पर ओवरऑल ट्रेंड जिसके इंडिकेशन यहाँ पर आ चुके थे, देखिए इतना एक्यूरेसी के साथ कोई नहीं बता सकता कि मार्केट यहाँ तक नीचे आ गया, अब अगली कैंडल ऊपर बनेगी, फिर ये कंसोलिडेशन रहेगा, फिर एक कैंडल ऊपर बनेगी। एक ट्रेंड अगर हमें पता होगा तो उसमें हमें थोड़ा सा ये हेल्प मिल जाती है कि हम किस पोजीशन को अपना होल्ड रखने का एक डिसीज़न लें, किस में से हम एग्जिट करने का डिसीज़न लें। तो वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पर अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन भी थी और वो थोड़ा सा, मैंने सबको एक चीज़ बहुत अच्छे से बोली हुई थी कि ये एक प्राइस है जो मार्केट अब शायद ब्रेक नहीं कर पाएगा आने वाले काफ़ी टाइम तक। देखिए उसका एक रीज़न था, वो मैं उस टाइम भी एक्सप्लेन करता था कि एक अप ट्रेंड है, उसमें अगर 3 बार मार्केट ने एक करेक्शन के साइन दिए हुए हैं या फिर एक कंसोलिडेशन दिखाया हुआ है, तो थर्ड टाइम अगर मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखा दिया तो ये इस चीज़ का ये मतलब होता है कि मार्केट में अब वीकनेस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कंसोलिडेशन में ज़रूर रह सकता है मार्केट, पर उस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट के टर्न लेने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसका देखिए रीज़न होता है, कोई भी अप ट्रेंड अगर कितनी भी स्पीड से ऊपर जा रहा होगा, पहली वो एक कोशिश करेगा ऊपर जाने के लिए, कंसोलिडेशन, थोड़ा सा रुकेगा, वहाँ पर सेलर्स अपनी पोजीशन और ज़्यादा बिल्डअप कर लेते हैं, पर बायर्स वहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग चलती है और जो फ्रेश बायर्स होते हैं वो वहाँ पर भी पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टेप लेगा और ऊपर के लिए कंसोलिडेशन, यहाँ पर भी मार्केट एक कोशिश और कर सकता है। ये तब होता है जब मार्केट में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो और एक अप ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू रखे। थर्ड टाइम और कोशिश करेगा मार्केट यहाँ पर जाने की। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है शॉर्ट सेलिंग की। अप ट्रेंड है, अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना ही चाहते हैं, पहली चीज़ कि आपकी, क्योंकि मेरी कई ट्रेडर से ऐसी बात होती है, वो बोलते हैं कि इस चीज़ पर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो वो चीज़ मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं। पहली जो एक वेव आती है अपसाइड की, उसमें यहाँ पर अगर आप एक लॉट सेल करते हैं या फिर जो भी आपकी क्वांटिटी है उसमें आप 3 पार्ट में उसे डिवाइड कर लीजिए कि आपने
10 लॉट अगर आपने सेल करने हैं तो 3 लॉट आपने यहाँ सेल कर दिए। अगर आप इसी कंसोलिडेशन में अपनी फर्दर जो इन्वेस्टमेंट है उसे आप डालते रहेंगे तो वो आपके लिए गलत डिसीजन रहेगा। आप वेट कीजिए मार्केट में एक और अपसाइड मूवमेंट का। मार्केट और ऊपर गया, यहाँ पर जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो ये हमारी एक दूसरी कोशिश होगी इसमें से एक और सेलिंग की। पर इन दोनों चीज़ों में आप एक चीज़ शायद नोट नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पर हमने एक सेल किया, यहाँ हमने एक और सेल कर दिया, 2 हो गए, यहाँ हमने 3 सेल कर दिए। तो ये वहाँ तक हमने सेल करे हैं जहाँ तक हमें अभी तक एक मतलब बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली जहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ नोट करने की, वो ये कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ पर आपका M2M लॉस चल रहा होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये लॉस बियरिंग कैपेसिटी प्लस आपका जो मार्जिन यूटिलाइज होगा वो आपको इतना बैकअप बहुत इजीली होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ सेकंड स्टेज पे एंटर किया है। थर्ड स्टेज पे एंटर करेंगे, इसका इतना M2M लॉस आ रहा होगा, इसका इतना M2M लॉस आ रहा होगा, और थर्ड के बाद भी मार्केट में थोड़े से चांसेस रह सकते हैं कि मार्केट और कोशिश थोड़ी सी ऊपर की कर सकता है। पर तीसरे के बाद चौथे का आना, मतलब उतने तक आपको होल्ड रखना चाहिए कि एक बार फोर्थ टाइम भी अगर आप आए, आप एक्स्ट्रा पोजीशन बिल्डअप मत करो, पर वहाँ पर आपका इतना बैकअप होना चाहिए कि आप फोर्थ कंसोलिडेशन भी मार्केट में देख सकें। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें बहुत कंफर्टेबली मार्केट में अर्न करने के लिए। तो पर इस स्ट्रेटजी से क्या, कोई किसी भी स्ट्रेटजी से मार्केट में ट्रेड नहीं करता। ये मैं बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद अपने ऊपर एक बार टेस्ट करके देखिए कि आप क्या किसी प्लानिंग के साथ किसी भी तरीके से आप ट्रेड करते हैं, या मतलब कुछ भी आपका एक कोई तरीका है। 1 लाख रुपए डालेंगे, पोजीशन इतनी ज़्यादा ले लेंगे कि 1 लाख के 1 लाख एक दिन में ख़त्म होने के लिए तैयार रहते हैं। आपका यहाँ पर सबसे पहला ये डिसीज़न ही कि पूरे दिन में आप रिस्क कितना ले रहे हैं, और क्या आप 1 लाख के 1 लाख कभी कमा पाए, 1 लाख में से 1 लाख, वो कभी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ इस चार्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। ठीक है, पर क्या क्या चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं, इसकी अभी हम बात करेंगे। और थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे। वहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम नोट कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केट में सेलिंग, अपसाइड, सेलिंग, कंसोलिडेशन, मार्केट में अपसाइड, अपसाइड, फिर ये करेक्शन। यहाँ पर देखिए मैंने 3 स्टेप की बात करी। एक तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, एक कंसोलिडेशन हमें यहाँ नज़र आ रहा है, और इस बीच में ना यहाँ पर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन तो नज़र नहीं आ रहा होगा। पर यहाँ पर एक चीज़ रही है कि जब ये अप ट्रेंड कंटिन्यू था, आपको शायद आप ये चीज़ नोट नहीं करते, पर उस टाइम USD INR में एक करेक्शन चल रही थी, और जो कंसोलिडेशन का पार्ट चल रहा था, सॉरी करेक्शन नहीं चल रही थी, USD INR में एक तेज़ी चल रही थी। उस वजह से यहाँ पर तो हमने अप ट्रेंड देखा, पर गोल्ड USD में कंसोलिडेशन चल रहा था। तो ये 3 पार्ट इस तरीके से रहे हैं। तो अब फिर फाइनली अभी हम देख रहे हैं मार्केट में करेक्शन, मेजर करेक्शन, एक सपोर्ट के आसपास सपोर्ट लेने के चांसेस हो सकते हैं, पर चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। और काफ़ी कम लगने का क्या रीज़न है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार, उसे भी हम डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब ये अप ट्रेंड था, एक प्राइस था जो बहुत स्ट्रांगली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा था। यहाँ पर वो था 50,400। ये वीकली चार्ट पे बात कर रहा हूँ, तो इसलिए 49,800 कुछ का एक हाई लगा था, 600 पॉइंट्स का एक गैप रह गया था, पर वो बहुत ही छोटा है उसके मुकाबले। जो ये ट्रेंड हम देख रहे हैं इसमें 600 पॉइंट्स कुछ भी नहीं है। मार्केट में करेक्शन भी ऐसी कि मेजर करेक्शन। इस पूरे पार्ट में ये इतनी डाउनसाइड की कैंडल ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, और उससे पहले तो खैर एक यहाँ और भी हैं, वैसे ये भी है, पर ये तब थी जब मार्केट में एक ट्रेंड बना हुआ था ऊपर जाने का, और एक मेजर करेक्शन एक्सपेक्टेड थी। अब जो है, अभी बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं कि गोल्ड रिकवर कर जाएगा। देखिए
कर सकता है, पॉसिबिलिटी सारी हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में करेक्शन है, पॉसिबिलिटी सारी हैं, पर रिकवर करना गोल्ड का क्या, उसके लिए हम अगर किसी लेवल का ध्यान रखें तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि हम इस कॉन्फिडेंस में रह जाएं कि गोल्ड तो रिकवर करेगा ही करेगा, और अपनी पोजीशन को हम होल्ड तब तक रखें जब तक मार्केट में एक और मेजर करेक्शन हम नहीं देख लेते। तो अब वापस चलते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करना भूल गया। ये ट्रेंड लाइन, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करके देखिए, ये ट्रेंड लाइन की अब ज़रूरत पड़ने लग गई है। मार्केट में जो अप ट्रेंड है, मतलब या सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट, अगर इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग हो जाती है तो एक मेजर डाउनसाइड के इंडिकेशन चार्ट्स पे आने लग जाए, मतलब अपनी डाउनसाइड को कंटिन्यू रखेगा। डाउनसाइड के साइन तो अभी आए हुए हैं, पर अपनी डाउनसाइड को और ज़्यादा नीचे के लिए कंटिन्यू रखेगा। हो सकता है कि हमें यहाँ तक के कुछ लेवल देखने को मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी फिर बनने लग जाएगी। वो कब बनेगी? जब मार्केट इस ब्लू ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट अपनी क्लोजिंग दिखा देगा। ठीक है, तो ये भी अब ये पॉसिबिलिटी अब सामने आने लग गई है। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब जो हुआ उसके बेस पे हम थोड़ा सा एक अपनी ऑब्जर्वेशन रखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मार्केट में जिस तरीके की एक डाउनसाइड आई और ख़ास तौर से वो एक मेजर इवेंट के बाद आई है, तो कहीं ना कहीं उसका असर मार्केट पे पड़ा हुआ है और काफ़ी इफ़ेक्टिवली पड़ा है। मार्केट का वापस ऊपर जाना वो इसलिए भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि सिल्वर की एक्सपायरी में ज़्यादा टाइम नहीं बचा। तो सिर्फ गोल्ड बढ़ पाएगा तो कितना बढ़ पाएगा ये हमें देखना होगा। सिल्वर में जो रीज़न मैं आपको दे रहा हूँ वो चीज़ रह सकती है अब आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि कुछ 7-8 ट्रेडिंग सेशन ही मेरे ख्याल से बचे होंगे जो सिल्वर में हैं ट्रेड के लिए। तो तब तक मुझे नहीं लगता है कि जो शॉर्ट सेलर्स लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स हैं उन्हें मार्केट निकलने का मौका देगा। और सिल्वर में अगर एक डाउन साइड में एक कंसोलिडेशन भी बना रहता है तो गोल्ड में इस प्राइस से रिकवरी आ जाए, हो सकता है थोड़ी सी USD INR की वजह से, या फिर थोड़ा गोल्ड भी एक सपोर्ट लेके थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करे, पर वो रिकवरी कितनी आ पाती है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जो हम देखेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड एक मेजर सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है, ये पहली चीज़ है। शॉर्ट सेलिंग को मैं ये समझता हूँ कि आपको आने वाले कई दिनों तक अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये उस चीज़ में है कि अगर आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड लेते हैं तो आपको इंट्राडे में ही, ये स्ट्रिक्टली आप लिख लीजिए चाहे इस चीज़ को, कि स्ट्रिक्टली मैंने ये चीज़ इंट्राडे के लिए ही रखनी है। अदरवाइज़ आप एक रिस्क में एंटर कर सकते हैं। आपने कोई ट्रेड लिया, ऊपर गया, ऊपर भले ही क्लोजिंग दिखा रहा है, पर चांसेस ये हैं कि थोड़ी सी भी गैप डाउन ओपनिंग दिखा के मार्केट पूरे दिन फिर नीचे आता रहेगा नेक्स्ट डे से। तो शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड आप किसी सही तरीके से सोच के, किसी स्ट्रेटजी को सोचते हुए आप होल्ड ज़रूर कर सकते हैं, पर लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड होल्ड करना वो थोड़ा सा गलत रहेगा आने वाले कई दिनों तक, जब तक वीकली चार्ट्स पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का पैटर्न स्टार्ट नहीं हो जाता, या कम से कम डेली चार्ट्स पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें नज़र नहीं आ जाता। तो ये एक चीज़ है। जो लेवल्स हैं उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ के जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है लेवल का वो है 47060। मंडे को अगर मार्केट इसके ऊपर ओपनिंग ही दिखा देता है तो ये पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी कि मंडे मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर पाएगा। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। ठीक है, 47060 सिर्फ उस टाइम भी एक ही रीज़न हो सकता है जो इस लो को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, USD INR। अदरवाइज़ गोल्ड USD में कोई भी करेक्शन हम शायद ना देखें अगर ये प्राइस ब्रेक हो जाता है ऊपर की साइड में। इसके ऊपर जो प्राइस है वो अभी वही है 47,350, इसमें कोई चेंज नहीं है, यही हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसके ऊपर फिर मार्केट आता है तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ बन जाएगी, जिसमें जो इसके बाद जो मैं प्राइस बता रहा हूँ आपको वो रिवर्सल का साइन हो सकता है 48150। ये प्राइस मंडे ट्यूसडे मेरे ख्याल से 2-3 दिन के लिए यही रह सकता है। इन प्राइसेस के चेंज होने के तो डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं, और ये वाला नियरेस्ट पॉइंट तो ये तो बहुत स्पीड से चेंज होता रहता है। अभी कुछ है, थोड़ी देर बाद कुछ और है। पर कई ट्रेडर्स ऐसे हैं जो 2 दिन बाद मेरे इसी वीडियो को देख के बोल रहे होंगे कि मैंने 4760 के ऊपर मैंने एक बाइंग बोली थी तो मैंने बाय कर लिया। तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप किस तरीके से समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो एक ये 3 प्राइसेस मैंने बताए।
फोर्थ प्राइस जो वीकली चार्ट स्पेस में एक बहुत मेजर अप ट्रेंड को इंडिकेट करेगा वो है 49,600। ये प्राइस अब अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में 52,000 तक के लेवल्स बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो प्राइसेस जब तक इसके नीचे हैं तब तक मार्केट में मतलब ये आप इस तरीके से समझिए, इसके जो नीचे का हमने प्राइस एक डिस्कस किया है 48,150, ये करीब 1000 पॉइंट तक की तो एक अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है, पर फिर भी इसके लिए ये वाला प्राइस ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो ऊपर में कई जगह रेजिस्टेंस है, नीचे में जहाँ पर हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं वो ट्रेंड लाइन पे है। वो ट्रेंड लाइन का एग्जैक्ट लेवल कुछ ऐसा नहीं है, वो जैसे जैसे दिन ख़त्म होते रहेंगे वो ट्रेंड लाइन का लेवल भी ऊपर आता रहेगा। तो वो हम उस पर नज़र रखेंगे आने वाले टाइम के लिए। वीडियो इस बार का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हो सकता है कि आपको कई ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो शायद बोलेंगे कि बहुत बड़ा वीडियो है, छोटा कीजिए, और कुछ ऐसे होंगे जो शायद ये कहेंगे कि अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। मिक्स्ड रिव्यूज़ आते रहते हैं मेरे पास, तो जो भी हो आपका फीडबैक ऑलवेज़ वेलकम। तो ये था मेरा गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।